दोस्तों, हाल ही में देश के जाने माने उद्योगपति श्री रतन टाटा का निधन हो गया। जब रतन टाटा का निधन हुआ तो उनकी उम्र थी 86 वर्ष। रतन टाटा के आखिरी दिनों में कोई एक शख्स जो उनके बेहद करीब रहा वो था 31 साल का उन्हीं की कंपनी में काम करने वाला शांतनु नायडू। यानी कि रतन टाटा और शांतनु नायडू की उम्र के बीच लगभग 55 साल का फासला था। रतन टाटा विश्व के जाने माने अमीर व्यक्तियों में से एक थे और शांतनु नायडू एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद भी दोनों में बेहद पक्की दोस्ती थी। ये दोस्ती कैसे हुई, क्या और कैसे आगे बढ़ी, इस पूरी चीज को शांतनु नायडू ने अपनी एक किताब आई केम अपॉन अ लाइट हाउस, रतन टाटा एक प्रकाश स्तंभ में लिखा है और इस किताब की फॉरवर्डिंग भी रतन टाटा के द्वारा लिखी गई है। तो आइए आज हम इस किताब आई केम अपॉन अ लाइट हाउस का रिव्यू करते हैं। इस किताब में शांतनु नायडू लिखते हैं कि उन्होंने एक बार हाईवे पे देखा कि एक ट्रक ने एक कुत्ते को रौंद दिया है। शांतनु अपनी बाइक रोकते हैं और कुत्ते की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। जब तक वो उस कुत्ते के पास पहुंचते हैं तब तक एक कार और उस जख्मी कुत्ते को दोबारा टक्कर मार देती है और कुत्ते की मौत हो जाती है। शांतनु उस दिन अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं कि वो अब इन आवारा कुत्तों को बचाएंगे इस तरह की दुर्घटनाओं से, खास तौर के हाईवे पे। शांतनु अपने कुछ दोस्तों की मदद से एक अंधेरे में चमकने वाले पट्टे को बनाते हैं और आवारा कुत्ते के गले में इस चमकने वाले पट्टे को पहना देते हैं, जिससे रात में जो गाड़ियां सड़क पर चलती थी उन्हें आसानी से दिख जाता था। शांतनु इस अभियान को मोटो पास का नाम देते हैं। शांतनु का यह अभियान सोशल मीडिया में, अखबारों में और टीवी चैनलों पर सुर्खियां बटोरता है। उनकी जम की तारीफ होती है कि एक लड़के के कारनामे से, एक लड़के की कोशिश से आवारा कुत्तों की जान बच रही है। शांतनु टाटा एलेक्सी में काम करते थे और उनके पिता नैना टाटा पावर में काम करते थे। जब शांतनु के पिता को यह पता चलता है कि उनका बेटा आवारा कुत्तों के हित के लिए काम कर रहा है तो वो अखबार में सारी छपी क्लिपिंग्स को इकट्ठा करके शांतनु से कहते हैं कि ये फाइल इकट्ठा करके रतन टाटा के ऑफिस में जमा कर दे और उनसे मिलने के लिए समय मांगे। शांतनु ऐसा ही करता है और रतन टाटा के ऑफिस को मीडिया में आवारा कुत्तों को बचाने के लिए छपी अखबार की कतरनों को उनके ऑफिस भेज देता है और रतन टाटा से मिलने के लिए समय मांगता है। जुलाई 2016 में रतन टाटा के ऑफिस से शांतनु नायडू को एक कॉल जाता है कि सितंबर 2016 में आपकी रतन टाटा के साथ मिलने के लिए मीटिंग। सितंबर 2016 में पहली बार शांतनु नायडू और रतन टाटा की मुलाकात होती है। रतन टाटा शांतनु के द्वारा किए हुए कार्यों की प्रशंसा करते हैं और शांतनु से पूछते हैं कि क्या उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल मदद की आवश्यकता है। रतन टाटा शांतनु नायडू से 3 बार पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी भी तरह के पैसे की आवश्यकता है आवारा कुत्तों को बचाने के अभियान के लिए। रतन टाटा के बार बार पूछने पर भी शांतनु नायडू किसी भी तरीके का पैसा लेने से इनकार कर देते हैं। इस दौरान शांतनु नायडू अमेरिका में ग्रेजुएशन करने के लिए 2 स्कूलों में अप्लाई करते हैं। पहला होता है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और दूसरा कॉर्नेल बिजनेस स्कूल। शांतनु नायडू का ये सपना था कि वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़े, इसलिए वो रतन टाटा को एक पत्र लिखकर कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ और मेरे अंदर काबिलियत है तो आप हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के नाम पर एक पत्र लिखकर मेरे लिए एडमिशन की सिफारिश कर दीजिए। शांतनु के कहने पर रतन टाटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक पत्र लिखते हैं और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एडमिशन देने के लिए कहते हैं, लेकिन रतन टाटा की सिफारिश के बावजूद भी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल शांतनु नायडू को एडमिशन देने से मना कर देता है। लेकिन अमेरिका के ही एक दूसरे बिजनेस स्कूल कॉर्नेल स्कूल में शांतनु नायडू को एडमिशन मिल जाता है। शांतनु नायडू अमेरिका जाने से पहले रतन टाटा से मिलते हैं और इस दौरान पहली बार रतन टाटा शांतनु नायडू से अपना नंबर शेयर करते हैं और कहते हैं कि वो जब भी चाहे उन्हें कॉल कर सकता है। शांतनु नायडू रतन टाटा से मिलने के बाद अमेरिका के इथका में पढ़ाई के लिए चला जाता है।
अमेरिका जाने के बाद शांतनु नायडू रतन टाटा को कॉल करके बताते हैं कि वो अमेरिका में बहुत अकेले हैं, उनका कोई दोस्त नहीं है। इसके जवाब में रतन टाटा कहते हैं कि कुछ महीनों बाद मैं न्यूयॉर्क आऊँगा और तुमसे मिलूंगा और हम दोनों साथ घूमेंगे, फिल्म देखेंगे। शांतनु नायडू को भरोसा नहीं होता है कि इतना बड़ा आदमी उनके साथ घूमेगा। नवंबर 2016 में रतन टाटा अपनी एक बिजनेस मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क आते हैं और शांतनु नायडू भी इत्तेफाक से न्यूयॉर्क आ जाते हैं। शांतनु नायडू लिखते हैं कि वो रतन टाटा से मिलने में काफ़ी नर्वस महसूस करते हैं और वो अपने कपड़ों पर बेहद ज़्यादा पैसे खर्च कर जाते हैं, जिससे उनके पास पैसों की कमी हो जाती है। लेकिन वो इतना सब कुछ इसलिए करते हैं कि वो रतन टाटा के सामने स्मार्ट दिखें। रतन टाटा और शांतनु नायडू की न्यूयॉर्क में मुलाकात होती है, दोनों साथ घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिल्म देखते हैं। इस दौरान रतन टाटा और शांतनु नायडू काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रतन टाटा अगले दिन वापस मुंबई आ जाते हैं और शांतनु से कहते हैं कि अगली बार जब वो मुंबई आए तो उनके गेस्ट हाउस पर 3 दिन के लिए रुके, उन्हें कुछ फ्यूचर प्लान डिस्कस करने हैं। शांतनु नायडू कुछ महीनों बाद मुंबई आ जाता है और रतन टाटा के साथ 3 दिन उनके गेस्ट हाउस में गुजरता है। रतन टाटा शांतनु नायडू को मुंबई में अपने ऑफिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ले जाते हैं और वो वहाँ शांतनु को ऑफिस से दिखने वाली झुग्गी झोपड़ी के बारे में बताते हैं। रतन टाटा कहते हैं कि उन्होंने इजराइल के फेमस आर्किटेक्ट मोश सैफडी के बारे में पढ़ा है, जो कि गरीबों के लिए सस्ता घर बनाते हैं। रतन टाटा शांतनु नायडू को बताते हैं कि ये उनका सपना है कि भारत में झुग्गी में रहने वालों के लिए वो एक अच्छा सस्ता घर दें, जिससे वो एक इज्जत की ज़िंदगी जी सकें। शांतनु नायडू रतन टाटा के प्लान को काफ़ी अप्रिशिएट करता है। रतन टाटा के ऑफिस में दोनों बैठकर चाय पीते हैं। इस दौरान शांतनु नायडू रतन टाटा से कहता है कि जल्द ही उसकी ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है और अमेरिका में एक ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी। वो रतन टाटा से अनुरोध करता है कि उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान रतन टाटा अमेरिका आए, जिसके जवाब में रतन टाटा कहते हैं कि अगर समय मिला तो वो ज़रूर आएंगे। शांतनु नायडू वापस अमेरिका आ जाता है और ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन उसके माता पिता अमेरिका के इत्तेफाक में आ जाते हैं। रतन टाटा उस दिन काफ़ी व्यस्त होते हैं, इसलिए वो ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक दिन पहले शांतनु से मिलने अमेरिका आते हैं। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद शांतनु नायडू रतन टाटा के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करने लगता है। शांतनु नायडू का काम होता है कि वो फंडिंग मांगने के लिए आए सभी स्टार्टअप के मेल को चेक करे, अच्छी तरीके से उसे रिफाइन करे और रतन टाटा के सामने रखे। शांतनु नायडू अपनी किताब रतन टाटा एक प्रकाश स्तंभ में लिखते हैं कि पहले वो रतन टाटा के अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जब वो रतन टाटा के साथ नौकरी करने लगते हैं वो रतन टाटा का दूसरा रूप दिखते हैं। रतन टाटा कुछ मामलों में बेहद सख्त होते हैं और वो शांतनु को बहुत डांटते हैं और उसे मेहनत करने के लिए कहते हैं। रतन टाटा देश के अंदर तो शांतनु नायडू को अपने साथ ले जाते थे मीटिंग्स में, लेकिन देश के बाहर नहीं। उसके बाद भारत में लॉकडाउन लग जाता है और रतन टाटा की ज़्यादा उम्र को देखते हुए सिर्फ शांतनु नायडू को ही ये इजाज़त थी कि वो रतन टाटा के साथ लॉकडाउन के दिनों में रहे और उनकी मीटिंग शेड्यूल करे। लॉकडाउन के दौरान रतन टाटा और शांतनु नायडू बतौर दोस्त काफ़ी अच्छे करीबी बन जाते हैं। रतन टाटा और शांतनु नायडू की इस अनोखी दोस्ती के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए आप इस किताब आई केम अपॉन अ लाइट हाउस, जिसे रतन टाटा के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है, ज़रूर पढ़ें। इस किताब के माध्यम से आपको रतन टाटा और शांतनु नायडू के एक गहन व्यक्तित्व के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।